नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल जी ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डेटा स्टडी की है और कुछ ऐसे अनुमान दिए हैं जिनसे कोरोना वायरस के तीसरी लहर की आशंका पुख्ता हो जाती है। ये सुनने में जितना चिंताजनक लग रहा है, क्या स्थितियां उतनी चिंताजनक हैं? आइए सीधे डॉक्टर अग्रवाल से ही पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आपकी स्टडी के मुताबिक जनवरी 2022 में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी और फरवरी तक रोजाना के केस 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास हो जाएंगे। यानी 2020 और 2021 के बाद अब क्या 2022 भी कोरोना वायरस के नाम ही रहेगा? नहीं, इतना ज्यादा स्थिति खराब नहीं होगी जो हमारा अंदाज है। इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि भारत में इम्यूनिटी का स्तर काफी ज्यादा हो गया है। नेचुरल इम्यूनिटी लगभग 80% जनसंख्या में है। उसके अलावा वैक्सीनेशन भी लगभग 80% एडल्ट्स को कम से कम एक शॉट लग चुके हैं। तो इस उच्च स्तर की इम्यूनिटी के बाद जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो बड़ी तेजी से फैलने वाला है, वो उसका ज्यादा असर होने की संभावना नहीं है। वो संक्रमण फैलेगा जरूर, लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अधिकतर लोग एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक रहेंगे। थोड़ा बहुत उनकी तबीयत खराब होगी, ठीक हो जाएगी। तो कुल मिला के हम यदि केवल संख्या को देखें तो लगता है कि अच्छा, ये बड़ी संख्या हो रही है। लेकिन यदि हम देखें कि क्या तबीयत कितने लोगों की ज़्यादा खराब होगी, तो वो इसकी आशंका नहीं लग रही कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हों। आपने जब ये रिसर्च की है, किस तरह के डेटा आपने इस्तेमाल किए? कुछ डेटा जितना मैं समझ पाई आपके ट्वीट्स देखकर और आपकी जो रिसर्च के बारे में तमाम जगह पे पढ़ के, साउथ अफ्रीका से भी डेटा लिया आपने और उसको फिर टैली किया है, क्या रहा? और ये जो सूत्र है जिसके जरिए आप ये सारा डेटा एनालिसिस करते हैं, इसके बारे में भी जरा समझाइए सरल शब्दों में कि दर्शकों को पता चले कि आखिर ये कैसे पता चलता है कि आने वाले 2 महीने में पीक पर आ जाएगा, केसेस बढ़ जाएंगे या तीसरी लहर आ जाएगी? कैसे जानकारी मिलती है? हमारे मॉडल सूत्र में 2 बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं। एक है कॉन्टैक्ट रेट, ये नापता है कि कितनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है, और दूसरा है रीच, ये नापता है कितने प्रतिशत जनसंख्या में संक्रमण को प्रभावित करने की क्षमता रखता है संक्रमण किसी भी समय। तो ये दोनों पैरामीटर समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो साउथ अफ्रीका की स्टडी में हमने ये पाया कि अगस्त के महीने में कॉन्टैक्ट रेट उनका जो था वो दुगने से भी बढ़ गया। तो वो दर्शाता है कि शायद अगस्त में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट वहाँ पे प्रवेश कर चुका था और उसकी फैलना प्रारंभ कर दिया था अगस्त के अंत तक। लेकिन अगर देखेंगे कि अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में वहाँ पे संख्या कम होती गई, बढ़ी नहीं। और उसका कारण ये था रीच करीब 85% थी हमारे गणना के अनुसार, और उसमें 77% लोग इम्यून थे। तो केवल 8% ही जनसंख्या ऐसी थी जो कि इम्यून नहीं थी। तो इतनी कम जब संख्या होती है ससेप्टेबल व्यक्तियों की, तो फिर ज़्यादा तेजी से कोई भी संक्रमण फैल ही नहीं पाता। और अभी नवंबर में जो संख्या बढ़ी है साउथ अफ्रीका में, उसका कारण ये रहा है कि रीच 85% से 100% हो गई। तो मतलब 15% ससेप्टेबल लोग और जुड़ गए, और उसकी वजह से अब संख्या बढ़ रही है। लेकिन हमारा अनुमान है ज़्यादा समय तक ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि करीब 80% जनसंख्या इम्यून है, और जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगा बड़ी तेजी से बाकी लोग भी इम्यून होते जाएंगे। शायद इस महीने के बीच में 20 दिसंबर तक ये अपने उच्चतम स्तर पे जाके साउथ अफ्रीका में नीचे आने लगेगा। अच्छा। और यही जो लर्निंग है, ये हमने फिर जो साउथ अफ्रीका से सीखा कि किस प्रकार से ओमिक्रॉन वहाँ पे बढ़ा, क्या क्या उसका असर हुआ, वही हमने भारत पे लागू किया। इसमें ये मान के चले कि दिसंबर के महीने से, मतलब इस महीने से ओमिक्रॉन यहाँ पे अब फैलना प्रारंभ हो चुका है, इसको रोका नहीं जा सकता, ये हमने मान के चले। और फिर क्या स्थिति होगी वो फिर आपके
जो मैंने निकाली वो ट्वीट करी। जी जी। जनवरी फरवरी में आप कह रहे हैं कि पीक आएगा, तो ये खत्म कब तक होगा, कब तक ये फिर नॉर्मल सिचुएशन तक आपको लग रहा है कि ये वापस आएंगी चीजें? देखिए, एक और चीज मैं मान के चला हूँ कि कोई भी लोग सावधान नहीं होते हैं, सरकारें लॉकडाउन नहीं लगाती हैं। ऐसी स्थिति में जब पूरा मौका मिलता है संक्रमण को फैलने का, तो तेजी से बढ़ता है और उतनी तेजी से गिरता भी है। तो जनवरी से बढ़ के फरवरी में पीक करेगा, मार्च तक समाप्त हो जाएगा। री इन्फेक्शन को लेकर के भी कोई डेटा एनालिसिस है कि साउथ अफ्रीका के केसेस से कुछ हम सीख सकते हैं? री इन्फेक्शन को लेकर साउथ अफ्रीका में अभी एक स्टडी आई है कि ओमिक्रॉन की वजह से री इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, करीब 2.5 गुना ज्यादा। अच्छा। लेकिन उसके बाद बावजूद री इन्फेक्शन की एब्सोल्यूट टर्म में संख्या बहुत कम है, मतलब अधिकतर लोग री इन्फेक्ट नहीं हो रहे। ओके। पहले अगर आप एक उदाहरण दो, पहले 1% लोग हो रहे थे, अब 2.5% हो गए। तो 2.5% का भी मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, 97% अभी भी सेफ है। नहीं हो रहे। जी जी जी। तो इसलिए री इन्फेक्शन से मुझे नहीं दिख रहा अभी तक कि कोई बहुत चिंतित होने की आवश्यकता है। आपने एक जगह पे कहीं पे ये भी कहा है कि जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इससे लड़ने के लिए जो वैक्सीन्स हैं, देश में 2 वैक्सीन्स लगाई गई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। आपने कहा कोवैक्सीन जो है वो ज्यादा कारगर साबित होगी एज कंपेयर टू कोविशील्ड। कोई खास वजह, किस तरह से देखते हैं आप? ये वैज्ञानिकों का मानना है कि ओमिक्रॉन में एक स्पाइक प्रोटीन की जगह पे बहुत सारे म्यूटेशंस हैं। जो भी वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन को पकड़ के उसको डिसेबल करती हैं वायरस को, वो शायद उतनी इफेक्टिव ना हो। कोवैक्सीन पूरे वायरस पे अटैक करती है, केवल स्पाइक प्रोटीन पे नहीं। तो कोवैक्सीन की संभावना ज्यादा है कि वो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस हैं ओमिक्रॉन के, लेकिन अन्य जगह नहीं है। तो कोवैक्सीन शायद तब भी काफी कारगर हो इसको रोकने के लिए। और कुछ खास जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? बस यही कि इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो अभी तक लक्षण इसके दिख रहे हैं कि संख्या बढ़ सकती है, लेकिन ज्यादा परेशान करने वाला ये वायरस नहीं है। जो फिर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अभी तक जितनी जानकारी है, 1-2 हफ्ते बाद हम और अधिक जानकारी के साथ और ज्यादा विश्वास के साथ कह पाएंगे, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसमें बहुत कोई चिंता की वजह नहीं दिख रही। जी, लेकिन जो बाहर से खबरें आ रही हैं डॉक्टर अग्रवाल, उसमें बहुत सारी चिंताएं हैं। लोग जो है वो ट्रैवल प्लान्स बंद कर रहे हैं, बहुत सारे देशों से इंडिया में ट्रैवल या और देशों में ट्रैवल, वो सब कुछ बंद हो रहा है। तो ये सारा जो पैनिक बटन दब रहा है, ये अच्छे के लिए है कि ठीक है एक बार फिर से लोग सतर्क हो जाएंगे, जो थोड़ा सा लीनियंट हो गए थे, ये पॉजिटिव नोट पे इसको देखा जाए? एक 2 तरीके से इसको देख सकते हैं। तो जैसे आपने कहा पॉजिटिव, और दूसरा एक तरीका भी नेगेटिव भी है कि लोग घबराहट में कई सारी चीजें जो एक कई होनी चाहिए, करनी चाहिए, वो नहीं करे। बहुत लोगों को परेशानी हो रही है कि भाई उनको सबको बोला जा रहा है कि आप 2 हफ्ते तक इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रहेंगे। तो दोनों तरीके हैं, इसके एस्पेक्ट्स हैं, और एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। सतर्क रहने की सबको जरूरत है, लेकिन ओवर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बीच में आया था ये, कुछ सरकारें कह रही है कि भाई लॉकडाउन हम लगाने की सोच रहे हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति आएगा बाहर से राज्य में तो उनका RT-PCR टेस्ट जरूरी है। तो इस तरह के थोड़ा ओवर रिएक्शन अभी आवश्यकता नहीं है। जी जी, थोड़ा वेट एंड वॉच करके पैनिक नहीं करें, और जो भी आपको कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें, तो इस वेरिएंट को भी आसानी से निकल जाएगा। इवन तीसरी लहर अगर आती भी है तो वो इतनी लीथल नहीं होगी, इतनी डेडली नहीं होगी जिस तरह से हमने दूसरी लहर देखी है। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।